प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन की समीक्षा, पात्र परिचय और सारांश। सार उपन्यास समीक्षा। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। यह उपन्यास सर्वप्रथम उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से प्रेमचंद ने सन 1917 में प्रकाशित करवाया। ये हिंदी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। नारी पराधीनता को सेवा सदन में बहुत अच्छी तरह चित्रित किया गया है। प्रेमचंद समझते थे कि नारी शोषण स्वर्ण समाज में ज्यादा है, क्योंकि वहां नारी आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर आश्रित होती है। सेवा सदन की सुमन भारतीय कथा साहित्य की पहली नारी पात्र है जो ये बात समझती है और इसके विरुद्ध विद्रोह करती है। यह उपन्यास दहेज की विकृति में फंसी भारतीय नारी की स्थिति को बयां करता है, जहां स्त्री के पतित हो जाने पर और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसे न चाहते हुए भी वेश्या बनने को मजबूर होना पड़ता है। भारतीय नारी की विवशता और नारी की भावनाओं का मार्मिक चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। उपन्यास के पात्र। सुमन या सुमन बाई मुख्य पात्र। कृष्णचंद सुमन के पिता, पेशे से दरोगा। गंगाजली सुमन की माँ। उमानाथ सुमन के मामा। शांता सुमन की छोटी बहन। गजाधर पांडे गजानंद सुमन का पति। पंडित पद्म सिंह शर्मा जी, पेशे से वकील, समाज सेवी। सुभद्रा पंडित पद्म सिंह की पत्नी। मदन सिंह पद्म सिंह के बड़े भाई। भामा मदन सिंह की पत्नी। सदन सिंह मदन सिंह का बेटा। विठलदास पद्म सिंह के परम मित्र, समाज सेवी। उपन्यास की समीक्षा। सभ्य समाज में दहेज की कुरीति और नारी की भावनाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण सेवा सदन में मिलता है। सुमन और शांता दरोगा कृष्णचंद की दो बेटियां हैं। कृष्णचंद एक ही ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो रिश्वत और नजराना लेने को पाप समझता है, किंतु बेटी की शादी के लिए उसे यह पाप कर्म करना पड़ता है। इस कार्य में अभ्यस्त न होने के कारण वह फंस जाता है और सजावार हो जाता है। सुमन अपनी उम्र से बड़े दुहाजू व्यक्ति से ब्याह दी जाती हैं जो उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है। एक दिन क्रोध में आकर सुमन को घर से निकाल देता है और मजबूरन सुमन को कोठे पर बैठने को विवश होना पड़ता है। सेवा सदन उपन्यास का सार। उपन्यास कुछ इस तरह शुरू होता है। कृष्णचंद दरोगा के पद पर आसीन एक रसिक, उदार, सज्जन और ईमानदार व्यक्ति थे। 25 वर्ष थानेदारी करते हुए भी उन्होंने इतना धनार्जन नहीं किया कि बेटी की शादी के खर्चों की चिंता न करनी पड़े। वह शिक्षित परिवारों में रिश्ते लेकर जाते कि वहां दहेज पर बात नहीं होगी। राशि वर्ण ठीक हो जाने पर लेन देन की बातें होने लगती थी, जहां वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। सभी के पास दहेज के पक्ष में दलीलें ऐसी थी कि दरोगा जी निरुत्तर हो जाते थे। एक सज्जन ने कहा, महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन करूँ क्या? अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2000 रुपये केवल दहेज में देने पड़े, 2000 खाने पीने में खर्च करने पड़े। आप ही कहिए, ये कमी कैसे पूरी हो? दूसरे महाशय इनसे अधिक नीतिकुशल थे। बोले, दरोगा जी, मैंने लड़के को पाला है, सहस्त्रों रुपए उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए कि यह समस्त भार मैं अकेला कैसे उठा सकता हूँ। इन सभी कथनों को सुन कर दरोगा जी को अपनी ईमानदारी पर पश्चाताप होता है। हर जगहों से थक हार जाने के पश्चात उन्हें रिश्वत लेना ही एक अंतिम युक्ति सूझती है। अपनी आत्मा को कुचल कर दरोगा जी 3000 रुपये रिश्वत लेते हैं। उसमें से मुख्तार का हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं। मुख्तार उनके रिश्वत का भांडाफोड़ कर देता है। तिलक के एक दिन पहले सुपरिटेंडेंट पुलिस वारंट लिए उनके घर आता है और वह अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं। उनके अनुसार इस अपराध की सजा काटने से यह धन गलत नहीं कहलाएगा। उन्हें 5 वर्ष की सजा होती है, जो कि घटकर 4 वर्ष हो जाती है। ये सब सुनकर गंगाजली के भाई उमानाथ अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले जाते हैं। उमानाथ सुमन का विवाह शहर के एक 30 वर्षीय दुआ व्यक्ति से तय कर देते हैं, जो कि एक कारखाने में नौकर है और 15 रुपये महीना प्राप्त करता है। सुमन एक पढ़ी लिखी रूपवती स्त्री थी जिसने सदैव अपने पिता के साथ आराम का जीवन व्यतीत किया था। गजाधर के घर जब वह विवाह करके गई तब उसके घर की स्थिति देखकर चिंतित हुई।
जब तक गजाधर की फुआ जीवित थी घर का समस्त कार्य वह कर दिया करती थी। उनके मरणोपरांत सुमन को स्वयं सारा घर का कार्य करना पड़ता था। धीरे धीरे सुमन इस स्थिति के साथ अभ्यस्त हो गई। उसके घर के सामने भोली नाम की वेश्या रहती थी। सुमन उसके रहन सहन को देखकर उसके जैसी सुविधाओं की आकांक्षा करती थी। उस वेश्या के यहाँ शहर के बड़े से बड़े रईस आते जाते थे। इसी बीच सुमन की दोस्ती पंडित पद्मसिंह की पत्नी सुभद्रा से हो जाती है। वह रोज घर का काम समाप्त कर उनके पास जाती थी। पद्मसिंह के म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर बनने की खुशी में मित्रों के जोर देने पर मुजरे का कार्यक्रम रखा जाता है। पंडित जी के घर भोलीबाई का कार्यक्रम होता है और सुमन को घर आने में देरी हो जाती है। गजाधर इस बात से गुस्सा होकर उसे घर से निकाल देता है। वह रोती हुई सुभद्रा के घर चली जाती है। गजाधर को ये जानकर गुस्सा आता है और वह विट्ठलदास के साथ मिलकर पद्मसिंह और सुमन के बीच गलत अफवाह फैला देता है, जिस कारण सुमन को उनके घर से भी जाना पड़ता है। सुमन न चाहते हुए भी भोलीबाई के पास जाती है। भोलीबाई उसे कोठे की चकाचौंध में अंधी बनाकर गलत मार्ग प्रशस्त करती है। सेवा सदन में ये भी दिखाया गया है कि लोग कोठे को हीन भाव से तो देखते ही हैं, किंतु वहां हर किसी का आना जाना लगा रहता है। आज यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलुवे सहलाने में अपनी इज्जत न समझे। भोलीबाई सुमन से कहती है, जिससे सुमन से एक सुमन बाई बन जाती है। ये जानकर पंडित पद्मसिंह अपने मित्र विट्ठलदास को पत्र लिखते हैं। गलत अफवाहों के कारण सुमन से सुमन बाई बन गई है। विट्ठलदास दाल मंडी से वेश्याओं को हटाना चाहते थे। जो व्यक्ति इनमें लिप्त होते थे उनसे घृणा करते थे। पद्मसिंह का भतीजा सदन सिंह सुमन पर मुग्ध हुआ रहता है। सुमन भी जिस प्रेम की आकांक्षा करती है वह सदन में पाती है। सुमन को भी सदन का उसके पास आना पसंद आने लगता है। इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, यह अंजाम से अवगत होने के बाद भी सदन एक दिन अपनी चाची सुभद्रा का कंगन चुराकर सुमन को देता है। उस कंगन को पहचान जाने के बाद सुमन सदन के बारे में पता करवाती है कि यह कौन है। विट्ठलदास सुमन के पास वैश्या जीवन त्यागने का प्रस्ताव लेकर आते हैं। विट्ठलदास से यह सह्य नहीं होता है कि उनकी जाति की पूज्य ब्राह्मण महिलाएं ऐसे कलंकित मार्ग पर चलने लगी तो उनकी अध पतन का अब पारावार नहीं है। अगर तुम्हें यह आशा है कि यहाँ सुख से जीवन कटेगा तो तुम्हारी बड़ी भूल है। यदि अभी नहीं तो थोड़े दिनों में तुम्हें अवश्य मालूम हो जाएगा कि यहाँ सुख नहीं है। सुख संतोष से प्राप्त होता है, विलास से सुख कभी नहीं मिल सकता। विट्ठलदास ने सुमन से कहा। सुमन ने आज तक किसी से ऐसी बातें न सुनी थी। वह इंद्रियों के सुख को, अपने आदर को जीवन का मुख्य उद्देश्य समझती थी। उसे आज मालूम हुआ कि सुख संतोष से प्राप्त होता है और आदर सेवा से। सुमन उनके समक्ष कुछ शर्त रखती हैं कि उसे रहने को छत, 50 रुपये महीने खर्च और पद्मसिंह से एक बार बात करने की इच्छा जाहिर करती है। विट्ठलदास ने विधवा आश्रम में सुमन के रहने का प्रबंध कर देते हैं। उसकी पहचान उजागर किए बिना पद्मसिंह ने पश्चाताप में सुमन को 50 रुपये महीने देने को राजी हो जाते हैं कि यदि उन्होंने सुमन को अपने घर से न निकाला होता तो उसे दाल मंडी में नहीं बैठना पड़ता। सदन का विवाह सुमन की बहन शांता से ठीक हो जाता है। बारात घर आती है तभी शांता सुमन की बहन है, इस बात का भांडाफोड़ हो जाने से बारात लौट जाती है। शांता ने मन ही मन सदन को पति स्वीकार कर लेती है। शांता का दूसरी जगह रिश्ता तय होने की बात सुनकर वह पद्मसिंह को पत्र लिखती है कि मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करना, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। पद्मसिंह ने उसे भी सुमन के साथ विधवा आश्रम में रखवा देते हैं कि वो अपने भाई मदन सिंह को मनाकर उसे उसके ससुराल भिजवा देंगे। सदन को ज्ञात होता है कि सुमन विधवा आश्रम में रहती है। वह उससे मिलने की कोशिश करता है। सुमन उससे अपनी बहन को अपनाने की आग्रह करती है। सदन उसे अपने घर भी नहीं ले जा सकता था कि पिताजी राजी नहीं हो गए और चाचा की वह बदनामी नहीं करवाना चाहता था। सदन ने अपने हार को बेचकर नाव खरीदता है और नाव के व्यापार में लगा रहता है कि अपने बूते शांता को रखूंगा। धीरे धीरे सदन ने एक झोपड़ी नदी के पास बना ली।
किसी ने विधवा आश्रम में सुमन का परिचय जाहिर कर दिया, जिसके कारण कई औरतें आश्रम छोड़कर चली गई। सुमन को ये सह्य नहीं हुआ, वह और शांता आश्रम छोड़कर जा रही होती है। तभी सदन ने उन्हें रोका। सारी बातें जानकर सदन ने कहा, मैंने ये झोपड़ी इसीलिए बनाई है, चाचा से आज्ञा लिए बिना शांता को लाते नहीं बनता था। तब से दोनों वहीं रहने लगी। सदन ने चाचा से सारी बातें बताई। उन्हें प्रसन्नता हुई, किंतु मदन सिंह के ख्याल से भय हुआ। सुमन अब तक एक साध्वी बन चुकी थी, जैसे अपने पापों का पश्चाताप कर रही हो। पंडित पदम सिंह वैश्याओं के लिए रहने का एक अलग आश्रम बनवाने में जुटे थे, जहां वह सभी वैश्यावृत्ति को छोड़कर चैन की जिंदगी व्यतीत कर सके। शांता को सुमन का भी साथ रहना धीरे धीरे अखड़ने लगा। उसे सदैव लगता रहता था कि सुमन कहीं उसके पति सदन को अपनी ओर आकर्षित न कर ले। सदन को पुत्र होने पर उसके माता पिता और चाचा चाची आते हैं। उसी दिन सुमन वह घर त्याग देती है। तब उसकी मुलाकात उसके पति गजाधर, जो कि एक साधु बनकर गजानंद बन जाता है, उससे अपने कर्मों की दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। गजानंद सुमन को पद्म सिंह द्वारा निर्मित कन्याओं के अनाथ आश्रम में उनकी देखभाल करने को रहने का प्रस्ताव देता है, जिसे सुमन खुशी से अपना लेती है और अपना सौभाग्य समझती है कि इसी बहाने वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगी। इस अनाथ आश्रम में वैश्याओं द्वारा दी गई कन्याओं को रखा जाता था। इसका नाम सेवा सदन था। इसका खर्च म्यूनिसिपैलिटी से वहन होता था। सुमन के कार्यकुशलता के कारण यह अनाथ आश्रम बेहद चर्चा में रहने लगा। इस अनाथ आश्रम में 5 कमरे थे। यहाँ इन कन्याओं को जीवन को सुलभ बनाने के सभी कार्य सिखाए जाते थे, सिलाई, बुनाई, चित्रकारी इत्यादि। पंडित पदम सिंह वकालत छोड़ देते हैं और म्युनिसिपैलिटी के प्रधान के रूप में शहर के उत्थान लिए कार्य करने लगते हैं। सदन के अब 5 नाव चलते हैं और वो एक स्टीमर मोल लेने की सोच रहा है।